ये है हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री। बताओ पास्ट क्या होता है और हिस्ट्री क्या होती है, इन दोनों में पहले अंतर बता दो, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, पास्ट होता है बीता हुआ कल, तो हिस्ट्री क्या होता है फिर? हिस्ट्री जो नेक्स्ट आएगा वो होएगा क्या? हिस्ट्री क्या? ठीक है, पास्ट आपने बोल दिया कि बीता हुआ जो कल है वो पास्ट होता है, तो हिस्ट्री क्या होगा ये बता दो। हाँ, मैं बताता हूँ। पास्ट वो टाइम पीरियड है जो लाखों करोड़ों साल पहले बीत चुका है, जिसके हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, ना ही कोई लिखित में है, ना ही कोई साक्ष्य है। वो भूत है, बीत चुका है, जिसका हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, ना ही कोई अभिलेख है, ना ही कोई हमें खंडर मिले हैं, ना ही कोई साक्ष्य मिले। वो है हमारा पास्ट। अब हिस्ट्री क्या है? वो टाइम पीरियड जिसके हमारे पास सोर्सेज हैं, साक्ष्य हैं, चाहे वो लिखित के अंदर हो, चाहे फिर साक्ष्य हो, अभिलेख हो, मोन्यूमेंट्स हो, स्मारक हो, कुछ भी हो, वो हमारा टाइम पीरियड होता है क्या? हिस्ट्री का। इससे पहले का जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है वो है हमारा पास्ट, जिनके बारे में हमें ज्ञान है, नॉलेज है, वो है हमारा इतिहास, हिस्ट्री। तो हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री। तो डेफिनेशन पता चली आपको हिस्ट्री और पास्ट की? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। तो हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो ये हिस्ट्री शब्द किस शब्द से बना है, यहां से हम उठेंगे, जीरो से पढ़ेंगे। बताओ। हाँ जी, कम बताइएगा। हिस्ट्री किस शब्द से बना है? सुनो ध्यान से, 5 मिनट अब लगातार। ये बना है एक ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से। एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। ठीक है, ग्रीक होता है यूनानी, यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया का क्या मतलब होता है बताओ? रिसर्च करना, यानी कि खोज करना, छानबीन करना, इन्वेस्टिगेशन देना ही क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। दोबारा सुनो एक बार। हिस्ट्री शब्द बना है एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से, जिसका मतलब है खोज करना, छानबीन करना, जानकारी देना ही हमारा क्या है? इतिहास है। सबसे पहले एक व्यक्ति ने हमें खोज करके दी थी, जिसका नाम आता है हेरोडोटस, सुना होगा। ठीक है, हेरोडोटस ने सबसे पहले भारत के इतिहास और यूनान के इतिहास में वर्णन किया था। किस पुस्तक के अंदर बात आती है? एक पुस्तक लिखी थी 426 बीसी के अंदर। कब? 426 बीसी के अंदर। पुस्तक का क्या नाम है बताओ? हिस्टोरिका। कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा से समझो। ये हिस्टोरिका है, ये हिस्टोरिया है, और ये हिस्ट्री है। सेम सेम है, लेकिन सभी अलग अलग है, सभी की भूमिका अलग अलग है। दोबारा से समझो। हिस्ट्री बना है एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से, जिसका मतलब है रिसर्च करना, खोज करना, छानबीन करना, जानकारी देना। और सबसे पहले जानकारी दी थी किसने? हेरोडोटस ने। कब? 426 बीसी के अंदर। किस पुस्तक के अंदर? हिस्टोरिका पुस्तक के अंदर। तो सिंपल पूछा जा सकता है, हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने। और सबसे पहले भारत के इतिहास और यूनान के इतिहास के बारे में बताया। तभी फादर ऑफ हिस्ट्री कौन कहलाता है? हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास के पिता। ठीक है, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है। इतिहास के जनक पूछ लिया जाए तो भी रहेगा हेरोडोटस। इतिहास के प्रतिपाद्य पूछ लिया जाए फिर भी हेरोडोटस रहेगा। एक बार फिर समझ लो, हिस्ट्री एक यूनानी शब्द से बना है, हिस्टोरिया से, जिसका मतलब है छानबीन करना, खोज करना, जानकारी देना। और सबसे पहले जानकारी दी थी हेरोडोटस ने। कब? 426 बीसी के अंदर। किस पुस्तक के अंदर? हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। इसके अंदर भारत के इतिहास और यूनान के इतिहास के बारे में हमने बताया था। ठीक है, तभी हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं किसको? हेरोडोटस को। ध्यान रखनी है ये बात। यहां तक समझ आई? अब हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगी देखने के लिए? डेट्स मिलेंगी, दिनांक मिलेंगी। सबसे ज्यादा क्या मिलेंगी? डेट्स। ठीक है, दिनांक। वो भी कैसी? एक मिलेगी आपको एडी के अंदर, एक मिलेगी बीसी के अंदर। इन दोनों में फर्क पता होना चाहिए। एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज है, क्या फंडा है, बीसी क्यों आता है, एडी क्यों आता है। इनके बारे में समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में 2021 चल रहा है।
ठीक है। इससे हम बैक चलते हैं तो 2020, 19, 17, 15 ऐसे चलते 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 तो कभी 1500 भी तो आया होगा। इससे बैक चले तो कभी 1000 भी आया है। इससे बैक चलते हैं तो कभी 500 भी आया है। इससे बैक चलते हैं तो 100 भी आया है। फिर इससे बैक चलते हैं तो 1 भी आया है। ये तो है नहीं कि 2021 तक हम सीधे पहुंच चुके हैं। शुरुआत हुई होगी कहां से, 1 से, तभी आज 2021 तक हम पहुंच पाए हैं। तो इसके बाद भी बढ़ेंगे, कहां तक बढ़ेंगे किसी को नहीं पता, कि ये जीवन कहां तक चलेगा किसी को नहीं पता। बैक वाला तो पता है जो बता दिया। यहाँ पे एक पे क्या होता है, यहाँ पर सारी कहानी जो है वो स्टार्ट होती है, कैसे होती है मैं बताऊंगा। दोबारा से समझो, 2021 के अंदर हम अब जी रहे हैं, कोरोना काल के अंदर जी रहे हैं, ठीक है। तो कभी 1500 आया होगा, 1000 आया होगा, 500 आया होगा, 100 आया है, फिर 1 आया है। और इससे बैक हम बात करते हैं, हमारा जो हिस्ट्री है वो शुरू कहां से होता है, सिंधु घाटी की सभ्यता से। वहीं से हमें सबसे पहले साक्ष्य मिलने शुरू हुए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जो आपको लिखी मिलती है 2500 BC, ठीक है। यहाँ पे डेट आती है BC, ठीक है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिनके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो इसी अगर हम बात करते हैं 2500 BC की, तो ये भी तो सिद्धि नहीं आई हुई एकदम से। तो कभी बैक चले तो 1500 भी आया होगा, फिर बैक चलते हैं तो 1000, इसी तरीके से बैक चलते हैं 500, फिर बैक चलते हैं हम 100, और फिर कहीं ना कहीं 1 आया है। 1 तो इसमें भी आया होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करो, ध्यान दो कि सीधा तो हम 2500 पे भी नहीं जा सकते और आज 2021 पे भी नहीं जा सकते। कहानी तो शुरू 1 से हुई है। यहाँ पे क्या होता है, 1 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म होता है। किसका, ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म हुआ 1 ईस्वी को। इसके बाद की जो डेट्स है ना बच्चों, वो हम किस में काउंट करते हैं, एडी के अंदर। इसके बाद की जो डेट है वो हम लिखते हैं एडी। ये डेट्स क्या है, हम बढ़ते क्रम के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते क्रम में चल रहे, 1, 2, 100, 500, 1000, 1500, 2021, क्या है ये सब बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। इसको हम क्या करते जा रहे हैं, प्लस करते जा रहे हैं। तो एडी होता है बच्चों एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी। हिंदी के अंदर बात करते हैं, इसको बोलते हैं ईसवी सन। आप सभी का जन्म, मेरा जन्म किस में हुआ है, एडी में हुआ है, ईसवी सन में हुए हैं। उदाहरण के तौर पर हम यही बोलते हैं कि मेरा जन्म 1995 सन 1995 में हुआ है, 94 में हुआ है, 97 में हुआ है। तो सन बोलते हैं हम, ये तो नहीं कहते कि मेरा जन्म 1997 BC में हुआ था, ये कोई नहीं बोलता, क्योंकि हमारा जन्म कब हुआ है, ईसा मसीह के। अगर किसी का जन्म 1997 में हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ ईसा मसीह के जन्म के 1997 बाद आप किसी का जन्म हुआ है। कहानी समझ आई। इससे पहले की जो डेट्स हैं वो हमें माइनस करते आ रहे हैं, इन सभी में घटते क्रम में चल रहे हैं, ठीक है। इनमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, बी और शी। BC होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट क्या होता है, ईसा मसीह। बिफोर से पहले, किससे, क्राइस्ट से पहले, इसके जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो डेट्स हैं वो हम किस में लिखेंगे, BC में लिखेंगे। हिंदी के अंदर हम बात करते हैं इसकी ईसा पूर्व। BC क्या होता है, ईसा पूर्व। ईसा का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, पहले की बातें हम किस में लिखते हैं, BC के अंदर लिखते हैं। तो 2 प्रकार की डेट मिलेंगी आपको, एक एडी के अंदर, सिंपल भाषा के अंदर हम बात करते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो डेट्स हैं वो हम लिखते हैं एडी के अंदर, एनी डोमिनो बोलते हैं, जिसका मतलब है ईसवी सन, ठीक है। इसके जन्म से पहले की जो डेट है वो हम लिखते हैं BC में। बिफोर क्राइस्ट होता है ईसा, और बिफोर होता है से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो डेट्स हैं वो हम किस में काउंट करेंगे, BC के अंदर, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, आप सभी को पता है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 563 साल बाकी थे, उससे पहले जन्म किसका हो चुका है, गौतम बुद्ध का। समझने की कोशिश करो, जब 563 साल बाकी थे गौतम बुद्ध को जन्म लेने में, गौतम बुद्ध के जन्म होने में, इस बंदे का उस समय 563 साल बाकी थे जन्म लेने में। इससे पहले कौन जन्म ले चुका है, गौतम बुद्ध। यानी कि हम बैक चल रहे हैं। अगर बात करते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में, कब हुई, 483 BC।
यानी कि अब ईसा मसीह को जन्म लेने में कितने साल बाकी थे? 483 साल बाकी थे। तो क्या हो रहा है? माइनस बैक चल रहे हैं, घटते क्रम में जा रहे हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो डेट्स है वो लिखेंगे हमें बीसी के अंदर, और इसके जन्म के बाद की जो डेट है वो लिखेंगे एडी के अंदर। यहां तक समझ आया? कहानी अच्छे से समझ आई? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। अब हमें इतिहास पढ़ना है। कितना पढ़ना है इतिहास, ये भी आपको पता होना चाहिए। बताओ हम कितने वर्षों का इतिहास पढ़ते हैं? बताओ कितने सालों का इतिहास हम पढ़ते हैं? हिस्ट्री कितने सालों की पढ़ते हैं? कितना पुराना इतिहास हम पढ़ते हैं? बताओ। हाँ, वो तो 3 पार्ट हैं, एंशियंट, मिडवल, मॉडर्न, ये तो तीनों पार्ट है। हम कितना पढ़ते हैं मैं बताता हूँ आपको। बात आती है सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 बीसी में शुरू होती है, और वर्तमान में क्या चल रहा है? 2021। तो लगभग हम 4521 साल का इतिहास पढ़ते हैं। 1500 साल का इतिहास हमें पढ़ना है। एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। कितने सालों का? 4500 सालों का इतिहास हमको कवर करना है। यहाँ तक समझ आया? लिखने की जरूरत है? नहीं है जरूरत? आगे बढ़े। यानी कि इसका मतलब आपको पहले से पता है इसके बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। और हिस्टोरी का पुस्तक कब लिखी गई? 426 बीसी के अंदर लिखी गई। किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने। तभी तो हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। किसको? हेरोडोटस को। हिस्ट्री शब्द एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है। ये एग्जाम के अंदर पूछी गई चीजें हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, फिर रफ कर दे इसको। हाँ, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बीसी और एडी के बारे में किसी को कोई डाउट है? पूछ सकता है। हाँ, इसके बाद की जो डेट है ना, वो हम उसके अंदर हम एडी नहीं लगाते। हमें सभी को पता है ईस्वी सन है, सन के अंदर सभी जी रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। उन 3 पार्टों के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो 3 पार्ट कहाँ से आए, क्यों आए। सभी को पता है 3 पार्ट है, लेकिन वो 3 पार्ट कहाँ से आए, क्यों आए, ये क्वेश्चन भी तो बनता है। 5 पार्ट हम क्यों नहीं करते? 7 क्यों नहीं किए? एक में ही पूरे इतिहास को क्यों समेट दिया हमने? क्यों नहीं समेटा एक ही पार्ट के अंदर? 3 क्यों किए? इसके पीछे कारण है कोई, तो उनके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको आप लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, कर दे रफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कितने सालों का इतिहास हमको पढ़ना है? लगभग 1500 सालों का इतिहास हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं उन 3 पार्ट्स के बारे में। पहला कौन सा है बताओ? एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत, जिसका टाइम पीरियड क्या है, कोई बता सकता है? 2500 बीसी से शुरू होगा और कब तक चलेगा? 712 एडी तक, ठीक है। यानी कि इस पार्ट के अंदर दोनों डेट्स आपको दिखने को मिलेंगी, बीसी भी और एडी भी, ईसा पूर्व भी, ईस्वी सन भी, ठीक है। तो पहले पार्ट के अंदर में एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, जो 2500 बीसी से लेकर के 712 एडी तक चलेगा। इसके बाद दूसरा कौन सा आएगा बताओ? मेडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, कब शुरू हुआ बताओ? मध्यकालीन भारत हम पढ़ेंगे 712 से लेकर के कब तक? हम पढ़ेंगे इसको 1857 की क्रांति तक। कुछ किताबें दिखाती है कब? 1707वीं। क्यों दिखाती है? क्योंकि 3 मार्च 1707 को मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ होती है, और उस समय भारत के अंदर अंग्रेज आ चुके होते हैं, और उसके बाद जो मुगलों पर अंग्रेज हैं वो भारी पड़ जाते हैं। उसके बाद 1707 के बाद डाउनफॉल ऑफ मुगल शुरू होता है, मुगलों का पतन शुरू होता है। तो कुछ किताबें 1707 तक दिखाती है, लेकिन अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर
1857 की क्रांति के अंदर नेतृत्व करेगा। वहां तक हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा पार्ट कौन सा है बताओ? मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। कब शुरू हुआ? 1857 से लेकर के 1947 तक हम इसको पढ़ेंगे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो जाता है, वहां तक हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। उसके बाद तो आप सभी को पता है पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, राजनीति शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमें 3 पार्ट में करके पढ़ना है भारतीय इतिहास को। सबसे पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में यहाँ पर कौन रूल करेंगे बताओ? हिंदू, ये तो सभी को पता होगा। फिर मध्यकालीन में कौन रूल करेंगे? मुस्लिम। और फिर कौन आएंगे? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। ठीक है, यहाँ पे राज करेंगे कौन है? अंग्रेज। तो इनके बारे में हमने पढ़ना है, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदुओं के बारे में, फिर मुसलमानों के बारे में, फिर अंग्रेजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब 3 पार्ट क्यों किए हैं हमने? इसके पीछे क्या कारण है? 5 क्यों नहीं किए? एक में क्यों नहीं समेटा पूरे इतिहास को? कोई तो रीजन रहा है, उसके बारे में आप सुन लो ध्यान से कि ये 3 पार्ट ही हम क्यों करते हैं। ये चीजें आपको हर किताब में लिखी मिलेंगी। 3 पार्ट करके पढ़ते हैं, कोई भी किताब उठा लेना आपको जरूर लिखा मिलेगा। लेकिन ये 3 पार्ट कहाँ से आए मैं बताने जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एक बुक का नाम आता है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये एक बुक है। किसने लिखी थी बता सकता है कोई? एक अंग्रेज ने लिखी थी, नाम किसी को नहीं पता। जेम्स मिल ने लिखी थी ये पुस्तक। किसने? जेम्स मिल। जेम्स मिल के द्वारा बुक लिखी गई द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। एक बार समझ लो, बाद में लिख लेना, रफ नहीं करूंगा, पहले समझना जरूरी है। ये कहानी तो आपको किताबों में छपी मिलेगी, पहले समझो बाद में लिखना। ठीक है, तो ये बुक का नाम आता है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये लिखी थी 19वीं शताब्दी के अंदर जेम्स मिल ने। इस पुस्तक के अंदर जेम्स मिल ने भारत के 3 भाग दिए थे। ये नहीं दिए, कौन से दिए थे सुनो ध्यान से। पहला दिया था हिंदू एम्पायर, इसका मतलब हिंदू साम्राज्य। पहला कौन सा पार्ट था? हिंदू साम्राज्य। दूसरा दिया मुस्लिम एम्पायर। कौन सा? मुस्लिम एम्पायर। एम्पायर होता है साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य। ठीक है, तीसरा कौन सा दिया बताओ? ब्रिटिश, ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि अंग्रेज साम्राज्य। ये 3 भागों में बांट दिए। किसने? जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला कौन सा? हिंदू साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य दूसरा, और तीसरा अंग्रेज साम्राज्य। इस जेम्स मिल का मानना था कि हाँ, भारत में सबसे पहले हिंदुओं ने राज किया, फिर मुसलमान आए, फिर अंग्रेज आए हैं। लेकिन जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर बांट दिया। और हमारा जो संविधान क्या कहता है कि हम भारत के इतिहास को या भारतीय लोगों को हम धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। तो हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। लेकिन जेम्स मिल ने क्या किया? धर्म के आधार पर बांट चुका है। और जेम्स मिल का मानना है कि जब से अंग्रेज भारत में आए हैं, अंग्रेजों ने सब कुछ किया है। क्या ये बात सत्य है? जेम्स मिल ये मानता है कि जब से भारत के अंदर अंग्रेज आए हैं, अंग्रेजों ने सब कुछ किया है, इससे पहले अंधकार का युग था। जेम्स मिल ये बात मानता है। क्या ये सत्य थी? नहीं, क्योंकि इससे पहले 3300 साल लगभग राज कर चुके हैं हिंदू, उसके बाद 1000 साल राज कर चुके हैं लगभग कौन? मुसलमान। तो क्या वो अंधकार के युग में जीते थे? क्या उनको कोई नॉलेज नहीं था? क्या अंग्रेजों ने सब कुछ दिया है हमको? बात करते हैं एजुकेशन के मामले में, बात करते हैं रहने सहने के मामले में, बात करते हैं पढ़ाई के मामले में।
क्या अंग्रेजों ने सब कुछ हमें दिया है? ऐसा तो नहीं है। तो जेम्स मिल ने ये तो झूठ लिखा था कि सब कुछ अंग्रेजों ने दिया है। हाँ दिया है बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं दिया। तो जेम्स मिल की ये बात सही थी कि सबसे पहले हिंदुओं ने राज किया, फिर मुसलमान आए और फिर अंग्रेज आए। लेकिन हम धर्म के आधार पर भारतीय इतिहास को नहीं बांट सकते। तो इसके लिए क्या होता है, एक टीम तैयार होती है, एक टीम बनती है। कौन सी टीम? ASI की टीम। फुल फॉर्म पूछी जाती है बार बार, क्या है बताओ? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया। हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या है? भारतीय पुरातात्विक विभाग। भारतीय पुरातात्विक विभाग। इस विभाग की स्थापना कब हुई थी? एक बार पूछा गया था, बताओ। 1861 के अंदर, 1861 के अंदर इस विभाग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया था, इस विभाग के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बताओ? अलेक्जेंडर कनिंघम। अध्यक्ष पूछ ले, फर्स्ट या उपाध्यक्ष पूछ ले, कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पूछ ले तो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसने 1861 के अंदर ASI की स्थापना की थी। क्या ये ASI की टीम वर्तमान में भी काम करती है? बताओ। बिल्कुल, ये ASI की टीम आज भी काम करती है। तो पहले आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्ष कौन है, और आज वर्तमान के अंदर 2021 चल रहा है, एट प्रेजेंट के अंदर ASI के अध्यक्ष कौन है? कोई बता सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वी विद्यावती जी एट प्रेजेंट के अंदर ASI के अध्यक्ष हैं। कौन है? वी विद्यावती जी। तो ऐसे क्वेश्चन निकल सकते हैं एग्जाम में कि ASI की स्थापना कब हुई? 1861 के अंदर स्थापना हुई थी। किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पहला अध्यक्ष पूछ ले, उपाध्यक्ष पूछ ले, कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। वर्तमान में ASI के अध्यक्ष कौन है? वी विद्यावती जी, जो कोरोना काल के समय मई 2020 के अंदर बने थे। इससे पहले सी बाबू राजीव थे। आपको याद नहीं करना, आपको पहला और वर्तमान में याद रखना है। अब इसका नाम भी चेंज हो चुका है। क्या है बताओ नया नाम इसका? भारतीय धरोहर इसका नया नाम रख दिया गया है। ठीक है, याद रखना। भारतीय पुरातात्विक विभाग का नया नाम क्या है? भारतीय धरोहर। याद रखना ये क्वेश्चन। भारतीय धरोहर ये नया नाम है ASI का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है? भारतीय धरोहर। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद इस टीम ने यह फैसला लिया कि जेम्स मिल का मानना सही था, बात सही थी कि पहले हिंदू आए भारत के अंदर, फिर मुसलमान, और फिर अंग्रेजों ने राज किया। तो इस टीम ने माना कि जेम्स मिल सही कहता था, हिंदू थे पहले, फिर मुसलमान थे, फिर अंग्रेज आए, लेकिन हम डिट्टो नाम तो नहीं दे सकते। फिर इस टीम ने फैसला लिया कि हम हाँ ये बोलेंगे कि एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का समय था, किसी कोई समय था पर्टिकुलर, उस समय हिंदुओं ने राज किया। फिर पर्टिकुलर टाइम आया जब मुसलमानों ने राज किया। फिर एक पर्टिकुलर टाइम आया जब अंग्रेजों ने राज किया। तब इस टीम ने फैसला लिया कि हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटेंगे, लेकिन जेम्स मिल ने जो नाम दिया है डिट्टो हम नहीं दे सकते, भारत को धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। तब इस टीम ने फैसला लिया कि प्राचीन भारत में हिंदुओं ने राज किया, मध्यकालीन भारत में मुसलमानों ने राज किया, और आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने राज किया। तभी हर पुस्तक के अंदर ये 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। जेम्स मिल ने 3 पार्ट बांटे थे। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 बांटे थे जेम्स मिल ने। इस टीम ने फैसला लिया, ये 3 पार्ट हमको दिए, जो वर्तमान तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो पता चला ये 3 पार्ट कहां से आए? यहां से निकले थे ये 3 पार्ट। पहले किसी को पता था? नहीं पता था, सब रटते आ रहे थे कि पहले प्राचीन पढ़ लेते हैं, फिर मध्यकालीन पढ़ते हैं, फिर आधुनिक पढ़ लेते हैं। यहां से निकले थे ये 3 पार्ट भारतीय इतिहास को, जो हमें पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम इनको धीरे धीरे एक एक को उठाते हुए पढ़ लेंगे। समझ आया 3 पार्ट कहां से निकले? समझ आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन किसी के मन में? हाँ जी, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ वो भी आपको बता दूंगा, पहले ये लिखो आप, उसके बारे में आपको बता देंगे। कौन सा रिपीट किया जाए?
हाँ जी, सारा सुनो। आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं भारतीय इतिहास में। सबसे पहला प्राचीन भारत, जिसका टाइम पीरियड 1700 जिनका टाइम पीरियड 2500 बीसी से लेकर के 712 एडी। बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी होता है एनो डोमिनी। आप लेट आए हैं इसलिए आपको समझ नहीं आएगा, सुनो ध्यान से। फिर होता है मध्यकालीन भारत शुरू 712 से 1857 की क्रांति तक, हम इसको पढ़ते हैं। फिर होता है आधुनिक भारत, जो 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक, भारत की आजादी तक हम पढ़ते हैं 3 पार्टों में डिवाइड करके। किसको? भारतीय इतिहास को। तो ये 3 पार्ट कहां से आए थे? ये आए थे एक बुक से, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये लिखी थी एक अंग्रेज ने, जिसका नाम है जेम्स मिल। इसने ये लिखी थी 19वीं शताब्दी के अंदर। फिर इस अंग्रेज ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला हिंदू एम्पायर, हिंदू साम्राज्य, दूसरा मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम साम्राज्य, और तीसरा ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेज साम्राज्य। 3 भाग दिए। लेकिन हमारा जो भारत देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्म के आधार पर हम भारत को नहीं बांट सकते, धर्म के आधार पर हम भारत को नहीं डिवाइड कर सकते। तब क्या होता है, इस एक टीम बनती है, एएसआई की टीम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक विभाग। ये टीम बनती है। ये बात कहती है कि जेम्स मिल का मानना था कि सबसे पहले हिंदुओं ने राज किया, फिर मुसलमान आए और फिर अंग्रेज आए हैं। तो इस टीम ने फैसला लिया कि हम डिट्टो नाम तो जेम्स मिल वाले दे नहीं सकते, क्योंकि धर्म के आधार पर हमें डिवाइड नहीं कर सकते। तब इस टीम ने फैसला लिया कि हम ये बोलेंगे कि प्राचीन भारत में हिंदुओं ने राज किया, फिर मध्यकालीन भारत में मुसलमानों ने राज किया, फिर आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने राज किया, जो वर्तमान तक अंग्रेज राज चलता आ रहा है। जो एएसआई की टीम थी 1861 के अंदर ये बनी थी। इसके पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो वर्तमान तक काम कर रही है। वर्तमान में 2021 के अंदर कौन है? वी विद्यावती जी वर्तमान में एएसआई अध्यक्ष हैं। और अब इसका नया नाम भी रख दिया गया है। क्या है? भारतीय धरोहर इसका नया नाम है, रख दिया गया है। समझ आए? यहाँ तक कहानी समझ आई? किसी को कोई डाउट? समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। रफ कर दे। हाँ, ये अभी नया नाम 2020 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रफ कर दे इसको। सुनो ध्यान से। अब हम यहाँ से एक एक पार्ट को उठाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो 0 से शुरू किया है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आया होगा कहानी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। किसी को फोटो लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, कॉपी में अगर किसी को उतारना है तो उतार लो जल्दी से। फिर कंटिन्यू करते हैं। एटीन 61 की हम एएसआई की बात कर रहे हैं। तो शताब्दी कौन सी थी? 19वीं। तो हम ये बात कब की है? ये लगभग 19वीं शताब्दी की हाँ हाँ हाँ। तो ये बाद में बना है ना 3 पार्ट। तो ये तो अभी देखने को मिलते हैं हमें। हाँ, उसके बाद तो देखने को मिलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़े। रफ कर दे इसको। ठीक है, अब हम एक एक पार्ट को उठाएंगे। किस पार्ट को उठाएंगे सबसे पहले बताओ? प्राचीन को नहीं उठाएंगे। प्राचीन आपको शुरू भी करवा रखा होगा सर ने। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता मैंने सुना है आपने पढ़ ली है, पढ़ ली होगी। तो मैं आपको शुरुआत करवाऊंगा कहां से? मध्यकालीन भारत से। अब आप कहोगे क्या बीच से समझ आ जाएगा? बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा बीच से भी। जैसे टीवी के अंदर सीरियल चलता है तो वो दिखाते ना कि कहानी अब तक क्या रही होगी, थोड़ा सा आगे दिखा देते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो इसी तरीके से मैं आपको प्राचीन भारत के अंदर वो कहानी बता दूंगा कि ऐसी कहानी क्या हुई, अब मध्यकालीन शुरू हुआ, और ऐसी कहानी क्या हुई कि अब भारत में मुसलमान आए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कौन सा पार्ट? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के बारे में हम बात करते हैं। शुरुआत कब हुई थी बताओ? 712 से 1857 तक हम इसको पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। यहाँ पे रूल कौन करेंगे, शासन कौन करेंगे बताओ? मुस्लिम। यहाँ पे रूल कौन करेंगे? मुसलमान रूल करेंगे। शासन रहेगा किनका? मुसलमानों का। अब ध्यान से समझ लो,
अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में मुसलमान क्यों आए, कैसे आए, कोई और क्यों नहीं आया, ये मुसलमान ही क्यों आए, इसके पीछे लॉजिक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्राचीन भारत उस समय हिंदुओं का राज था। ऐसी कहानी क्या हुई कि अब मुसलमान आने शुरू हुए, तो एक मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो एक छोटा सा मैप बनाते हैं हम, उसके हिसाब से समझेंगे। तो इस तरीके का कुछ हमें मैप दिखाई देखने को मिलता है। पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इस साइड में ये क्या पड़ता है बताओ, पाकिस्तान। लेकिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, 15 अगस्त 1947 को भारत बना था। पहले क्या थे, एक थे। पहले क्या थे, एक थे, टुकड़े नहीं थे। ये पूरा भूभाग एक था। इस इतने बड़े भूभाग पर राज करता था कौन, एक प्राचीन भारत की हम बात बताते हैं, कहानी बताते हैं। हर्षवर्धन का नाम सुना है? प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक आपसे पूछ लिया जाए कौन था, हर्षवर्धन। तो इतने बड़े भूभाग पर एक हर्षवर्धन नाम का राजा राज करता था। हर्षवर्धन जो गद्दी पे कब बैठा था, 606 में। और इस समय भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। नाम सुना होगा, सोने की चिड़िया, ठीक है। तो इस समय भारत को अखंड भारत भी बोला जाता था, यानी कि जिसके कोई टुकड़े ना हो। तो जब भी इसके बाद कहानी क्या होती है, बात आती है 647 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 647 की ईस्वी के बाद यहाँ पे कहानी क्या होती है, भारत के हो जाते हैं टुकड़े। अब इतने बड़े भूभाग को कंट्रोल कर रहा था एक व्यक्ति हर्षवर्धन, उसकी हो जाती है मृत्यु 647 के बाद। अब भारत पर राज करने वाला कोई नहीं था। इसके उत्तराधिकारी आपने ये सुना होगा कि इसके पुत्र नहीं थे, इसके पुत्र थे जिसका नाम था भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। लेकिन कहानी क्या होती है, 645 ईस्वी के अंदर उन दोनों को मार देता है एक सेनापति, और 2 साल बाद मृत्यु हो जाती है हर्षवर्धन की। तब ये निसंतान कहलाया था। 2 पुत्र थे, तो इसका मतलब पत्नी भी तो होगी। पत्नी का नाम था दुर्गावती। आपको पढ़ाएंगे कब, जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश रहेगा, इसी वंश का शासक है। तो ये 606 में गद्दी पे बैठा, 647 तक रहा। इसके 2 पुत्र थे, वो मार दिए जाते हैं एक सैनिक के द्वारा, और 2 साल बाद इसकी मृत्यु खुद की हो जाती है। अब भारत पर रूल करने वाला कोई नहीं था, शासन करने वाला कोई नहीं था। अब क्या होंगे, भारत पर आक्रमण होंगे, किनके, मुसलमानों के। मुसलमानों को क्यों हुए वो भी बताने जा रहा हूं। ये कहानी थी प्राचीन भारत की। सोने की चिड़िया पर कोई राज करने वाला नहीं था। अब होंगे आक्रमण, उनके क्यों होंगे, सुनो ध्यान से। हमारी मेन दिशाएं कितनी है, 4 है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यही है 4 दिशाएं मेन। हम बात करते हैं क्या कोई आक्रमण इस दिशा से हो सकता था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की साइड अगर हम बात करते हैं, क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी पानी से घिरी हुई है ये दिशा, पता होगा। साउथ के अंदर हम बात करते हैं, क्या है, हिंद महासागर। साउथ के अंदर हम बात करते हैं हिंद महासागर। अगर बात करते हैं अफ्रीका की साइड से, तो यहाँ क्या है, अरब सागर, ठीक है, यहाँ है अरब सागर। तो हम बात करते हैं कि ये जो 3 दिशाएं हैं, यहाँ तक नीचे की जो दिशाएं हैं, ये तो पानी से घिरी हुई है। अगर कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा, भारत की तरफ आक्रमण करेगा, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, नाव या जहाज। लेकिन आप सभी ने पढ़ रखा है कि सबसे पहले भारत में नाव लेके, जहाज लेके कौन आया था, वास्को डी गामा। कब, 1498 में। ये बात है 1498 की, हम बात कर रहे हैं 712 की, यानी कि लगभग 700 साल बाद आया था, काफी साल बाद आया था। तो हम बात कब की कर रहे हैं, 712 की। तो इस समय ऐसा तो कोई था नहीं कि वहां पर जहाज या किश्ती, नाव आदि थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये दिशाएं थी सेफ, किसके कारण, पानी के कारण। अब हम बात करते हैं, जम्मू से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक एक पर्वत श्रृंखला फैली है, जिसका नाम है हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत। इस दिशा के अंदर है हिमालय पर्वत। और यहाँ पे देश कौन पड़ता है, मेड इन चाइना। और चाइना वाले वैसे भी छोटे छोटे होते हैं, इतनी बड़ी भूभाग को पार करके भारत की तरफ नहीं आ सकते, इस पर्वत श्रृंखला को पार करके भारत में नहीं आ सकते। तो यहाँ से भी सेफ है, किसके कारण, हिमालय पर्वत के कारण। और इधर हम देखते हैं सभी देश क्या है, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, अरब, ये सब क्या है, मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश है।
अब भारत में आक्रमण होंगे मुसलमानों के, क्यों हुए, उनका उद्देश्य क्या था, मैं समझाने जा रहा हूं। कहां से आएंगे सबसे पहले मुसलमान भारत में? अरब से आएंगे। कैसे आएंगे वो समझो ध्यान से। तो यहाँ पे अरब देश पड़ता है, ठीक है, अरब, ये है अरब। तो कहानी क्या हुई, ऐसा कहते हैं, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ से श्रीलंका से इनका व्यापार होता था, ये इस रास्ते से होते हुए जाया करते थे अरब। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि यहाँ से कुछ इनका सामान जा रहा था जो भारतीयों ने छीना था, वो महज कहानी है। तो कहानी सुनो, जैसे ये है यहाँ पे पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान के अंदर पड़ता था सिंध प्रांत, ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। उस समय किसमें था, भारत के अंदर। मैंने कहा है टुकड़े नहीं हुए थे, तो उस समय सिंध भी कहाँ तक, कहाँ का एरिया था, भारत का। वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। तो इस समय सिंध का राजा था दाहिर। कौन था सिंध का राजा? दाहिर इस समय रूल कर रहा था, गद्दी पे बैठा था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो भारत के अंदर रूल कर रहा था सिंध के अंदर, वो कौन था, दाहिर रूल कर रहा था। अब कहानी क्या होती है, इनका सामान यहाँ से जा रहा था अरब देश के लिए, लेकिन सिंध के लोगों ने वो लूट लिया सारा सामान, इनका जो भी गिफ्ट था, उपहार था, वो सिंध के लोगों ने लूट लिया। इस समय अरब के जो खलीफा था उसका नाम था मंसूर हजाज। इस समय अरब का खलीफा था मंसूर हजाज। खलीफा क्या होता है, जहां से सभी मुसलमानों को कंट्रोल किया जाए, वही क्या कहलाता है, खलीफा कहलाता है। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, अब आपका मैं क्या हूं, खलीफा हूं, आपको कंट्रोल कर रहा हूं, सिंपल उदाहरण है। तो मतलब उस समय मुसलमानों को कंट्रोल कर रहा था मंसूर हजाज नाम का एक शासक, ठीक है। अब इसने पत्र लिखा दाहिर के पास, पहले ये तो था नहीं कि भाई व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो कि हमारा सामान वापस दे दे, या फेसबुक पे मैसेज डाल दो, तो उस समय पत्र ही हुआ करते थे। तब ऐसा कहते हैं कि मंसूर हजाज ने पत्र लिखा, किसके पास, दाहिर के पास, कहा आपके लोगों ने जितना हमारा धन लूटा है वो वापस हमें दे दीजिएगा। लेकिन ताहिर ने इसकी बात नहीं मानी। तब मंसूर हजाज के एक सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम, इसको रवाना करता है भारत की तरफ। कहता है भाई भारत की तरफ जाओ, वो ऐसे तो मानने वाले है नहीं। तब मंसूर हजाज के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम भारत की तरफ रवाना होता है, कब, 712 में। और यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है हिंदकुश पर्वत। कौन सा पर्वत, हिंदकुश पर्वत। और इसके अंदर एक रास्ता है जिसका नाम है दर्रा। कौन सी दर्रा, खैबर दर्रा। दो पर्वतों के बीच जो रास्ता होता है उसको बोला जाता है दर्रा। आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे। तो इस दर्रा का क्या नाम है, खैबर दर्रा। कौन सी दर्रा, खैबर दर्रा को पार करते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की तरफ अटैक किया और यहाँ से आया। पहला स्टेशन कौन सा पड़ता है, सिंध। सिंध पर इसने आक्रमण किया। इस समय सिंध का राजा कौन था, दाहिर। ये हार जाता है, दाहिर हार जाता है किससे, मोहम्मद बिन कासिम से। तो इसकी होती है जीत, ये हार जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने आके देखा कि भारत अब टुकड़ों में बिखरा हुआ है, किसी को मतलब नहीं है दूसरे स्टेट से। वर्तमान में अगर बात करते हैं राज्य बने हुए 28, उसी तरीके से भारत उस समय टुकड़ों में बंटा हुआ था, किसी को कोई मतलब नहीं था, सब अपने अपने घर में बैठे हुए थे। कि सोने की चिड़िया पर एकमात्र राज करने वाला कोई शासक नहीं था, जो था वो मर चुका है, हर्षवर्धन। अब इस समय इसके टुकड़े हो चुके थे, अलग अलग प्रांतों में लोग राज कर रहे थे। तो दाहिर हार जाता है। इसके बाद दाहिर यहाँ से भाग जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, इसने पूरे भारत का निरीक्षण किया। हाँ, इसमें तो बहुत सारा धन है, सोने की चिड़िया है ये तो अब यहाँ पे रूल करेंगे हम, शासन करेंगे, लूटेंगे। तो इसका उद्देश्य था एक तो धन को लूटना भारत में, और दूसरा उद्देश्य था मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देना, यानी कि मुसलमानों की संख्या को बढ़ावा देना। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत की तरफ रवाना होता है और भारत में अटैक करता है सिंध पर, और दाहिर हार जाता है। इस समय सिंध का राजा था दाहिर। इसने यहाँ के लोगों को कहा कि आपका जो शासक था जिसका नाम है दाहिर, वो हार चुका है, अब आपकी सहायता करूंगा मैं, आपका पालन पोषण मैं करूंगा। इसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, या तो आप मुस्लिम धर्म अपना लो या मुझे पैसे दे दो। वो पैसे भी किस रूप में, एक टैक्स के रूप में, जिसका नाम था जजिया टैक्स। तो भारत में जजिया टैक्स भी कौन लेके आया था, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम। तो क्वेश्चन बनेगा, भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स कौन लेके आया, भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स किसने वसूला, बताओ। जजिया टैक्स, जजिया कर
किसने, कौन लेके आया था? मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712 में भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने कहा या तो आप मुस्लिम धर्म अपना लो, मुसलमान बन जाओ, मैं टैक्स नहीं लूंगा, पैसे नहीं लूंगा। जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने क्या किया? टैक्स देना शुरू कर दिया। जिन लोगों के पास पैसा नहीं था उन्होंने क्या किया? मुस्लिम धर्म अपना लिया। जो आज तक भारत के अंदर जो मुसलमान देखने को मिलते हैं उनकी शुरुआत यहीं से हुई थी, उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया था। तो जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने तो जजिया टैक्स दे दिया, जिनके पास पैसा नहीं था वो बन गए मुसलमान। तो ये जजिया टैक्स कैसा टैक्स था? नॉन मुस्लिम टैक्स था। यानी कि जजिया टैक्स की बात करते हैं हमें गैर मुस्लिम टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो मुसलमान नहीं है वो ये टैक्स देंगे, जो मुसलमान हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। यहां तक कहानी समझ आई? ये टैक्स किससे नहीं लिया जाता था मैं बताता हूं। मोहम्मद बिन कासिम ने महिलाओं पर यह टैक्स नहीं लगाया, विधवाओं पर यह नहीं लगाया, बच्चों पर नहीं लगाया, और जो हैंडीकैप्ड लोग थे उन पे नहीं लगाया, और ब्राह्मणों पर भी ये कर इसने नहीं लगाया था। ठीक है, तो इसके बाद जजिया क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन और बनेंगे, 3 से 4 मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। भारत में एक क्वेश्चन बनेगा, भारत में सबसे पहले कौन लेके आया? मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712 में। भारत में बड़े स्तर पर लागू किसने किया? क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में बड़े स्तर पर लागू किसको? जजिया टैक्स को किसने किया था बताओ? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का राजा फिरोज शाह तुगलक ने भारत में बड़े स्तर पर लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक ने बड़े स्तर पर भारत में लागू किया था, और इसी फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स सबसे पहले लगाया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया? किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्राह्मणों से जजिया टैक्स किसने वसूला? फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करवाया था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत में जजिया कर बंद किसने करवाया? भारत में जजिया टैक्स बंद किसने करवाया बताओ? अकबर ने अपने शासनकाल में बंद करवा दिया। ठीक है, कब? 1564 के अंदर इसने बंद करवा दिया। क्यों करवाया? आप सभी ने सुन रखा होगा कि हिंदुओं के लिए अच्छा बादशाह था कौन? अकबर। हिंदुओं से प्रेम करता था। क्यों करता था ये प्रेम? इसके पीछे कारण है, क्योंकि इसका जन्म हुआ था एक राणा बिरसाल के महल में। अमरकोट का शासक था राणा बिरसाल। ठीक है, वहां पर इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। तो एक हिंदू के घर में इसकी देख रेख हुई थी, तो ये हिंदुओं से प्यार करने लगा था। तब सबसे जो हिंदुओं के लिए अच्छा शासक माना जाता है बादशाहों में, मुगलों में, वो कौन है? अकबर है। तो इसने क्या किया? ये वसूला जाता था हिंदुओं से टैक्स, तो इसने बंद करवा दिया। लेकिन आप सभी ने पढ़ रखा है कि अकबर अनपढ़ था। ठीक है, अकबर अनपढ़ था, तो इसके कारण ये फरमान जारी नहीं कर पाया। फरमान होता है कानून। फरमान का क्या मतलब है? कानून। यानी कि ये कानूनी तौर पर बंद नहीं कर पाया था जजिया टैक्स को। अपने शासनकाल में तो इसने बंद कर दिया, लेकिन फरमानी तौर पर, कानूनी तौर पर ये बंद नहीं कर पाया। इसका फायदा उठाया किसने? औरंगजेब ने। भारत में दोबारा से लागू किया। भारत में दोबारा से लागू किसने किया था? औरंगजेब ने। कट्टर मुसलमान था। 3 मार्च 1707 इस इंसान की मृत्यु होती है। पूरे हिंदुस्तान को अपना दुश्मन बना के मरा था कौन? औरंगजेब। ठीक है, तो भारत में दोबारा से लागू किया किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने भारत में दोबारा से लागू किया। कब? 1679 के अंदर इसने भारत में दोबारा से जजिया कर को लागू कर दिया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत में जजिया टैक्स को दोबारा लागू किसने किया? औरंगजेब ने। एक क्वेश्चन लास्ट बनेगा कि भारत में जजिया टैक्स को पूर्ण रूप से बंद किसने करवाया? वो भी सुन लो। भारत में पूर्ण रूप से बंद, पूर्ण रूप से बंद कौन सा टैक्स? जजिया टैक्स। किसने? एक राजा का नाम आता है, बादशाह का नाम आता है मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला बादशाह नाम सुना है? जो गद्दी पे बैठा था 1719 में। तो 1719-20 में बैठते ही इसने फरमान जारी किया, कानून लगाया कि आज के बाद मुगल रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, परंतु जजिया कर नहीं रहेगा। तो जजिया कर से टैक्स, जजिया जो टैक्स है, इससे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत में पूर्ण रूप से बंद किसने किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। दोबारा समझ लो एक बार कहानी को, फिर रिपीट करता हूं, सुनो ध्यान से।
भारत में जजिया कर कौन लेके आया था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, ओनली हिंदुओं से लेता था, महिलाओं से नहीं लेता था, बच्चों से भी नहीं लेता था। तो भारत में बड़े स्तर पर लागू कर दिया। तुगलक वंश का जब राजा आता है फिरोज शाह तुगलक, हम दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ते हैं, जो गद्दी पे बैठा था 1351 से 88 तक ये रहता है। तो इसने अपने शासनकाल में जजिया कर को बड़े स्तर पर लागू किया और ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगा दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर जब शासनकाल आया अकबर का, तो अपने शासनकाल में अकबर ने 1564 के अंदर जजिया टैक्स को बंद कर दिया, लेकिन अनपढ़ था बेचारा, कानूनी तौर पर बंद नहीं कर पाया। इस बात का फायदा उठाया औरंगजेब ने और अपने शासनकाल में 1679 के अंदर औरंगजेब ने दोबारा से जजिया कर को लगा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पूर्ण रूप से जजिया कर को खत्म किसने किया? मोहम्मद शाह रंगीला, जो गद्दी पे बैठता है 1719 में, रहता है 48 तक, ठीक है, 1748 तक गद्दी पे रहता है। इसने फरमान लगाया कि आज के बाद मैं रहूं ना रहूं, मुगल रहे ना रहे, परंतु भारत में जजिया कर नहीं रहेगा। वही जजिया कर जो 712 में आया था, वही 1719-20 के अंदर खत्म होता है, यानी कि 1000 साल तक वसूला जाता है भारतीय लोगों से जजिया टैक्स। यहाँ से लूटा जाता है धन, किस रूप में? जजिया कर के रूप में। यहाँ तक की कहानी समझ आई। हम बात करते हैं कि अगर मोहम्मद बिन कासिम भारत में नहीं आता तो आपको 5 चीजें देखने को आज नहीं मिलती। 5 चीजें और लेके आया था भारत के अंदर, मैं बताने जा रहा हूं, समझो। 5 चीजें क्या क्या है? सबसे पहले ये मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया तो इसके साथ अरबी घोड़े, तो अरबी घोड़े भी कौन लेके आया था भारत में? मोहम्मद बिन कासिम। अगर ये भारत में नहीं आता तो ये घोड़े भी आज नहीं होते। बात करते हैं घोड़ा फार्म का, हिसार के अंदर है हरियाणा में, और उसके अंदर इनका एक अलग डिपार्टमेंट है अरबी घोड़ों का। तो अरबी घोड़े कौन लेके आया था भारत में? मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा ऊंट पालना, ऊंट पालना ये भी कौन लेके आया था भारत में? मोहम्मद बिन कासिम। भारत के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। अगर मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता तो ऊंट नहीं होते। इसके अलावा खजूर की खेती, जो सर्दियों के अंदर खाते हैं ना खजूर, खजूर की खेती भी कौन लेके आया था? मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर खजूर की खेती लेके आया था। इससे पहले भारत में खजूर नहीं होते थे। अगर ये बंदा नहीं आता तो खजूर खाने को नहीं मिलते आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ आई कहानी। इसके अलावा मानसून शब्द, जो हम बोलते हैं ना मानसून शब्द, कि ये सर्द ऋतु है, ये गर्म है, ये ठंडी है, ये वो है, तो मानसून शब्द भी कौन लेके आया था? मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर लेके आया था। इसके अलावा मानचित्रावली, मानचित्रावली जो मैप हम यूज करते हैं ना, तो सबसे पहले भारत में कौन लेके आया था मानचित्रावली? मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर मानचित्रावली सबसे पहले लेके आया था। तो ये 5 चीजें भारत में नहीं थी, कौन लेके आया था? मोहम्मद बिन कासिम। कब? 712 के अंदर ये लेके आया था। कहानी समझ आई है? यहाँ तक हम बात करते हैं। एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो सुन लो ध्यान से, फिर लिख लेना। सुनो ध्यान से एक बार, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैप मैंने किस लिए बनाया है? क्योंकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, आपके दिमाग के अंदर एक इमेज छिपी रहे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में अरबियों का आक्रमण किस दिशा से हुआ? कौन सी दिशा है? पश्चिमोत्तर दिशा। तो भारत में अरबों का आक्रमण कहां से हुआ? पश्चिमोत्तर दिशा। क्योंकि इसके पीछे कारण है कि भारत में एंट्री करने का एकमात्र का रास्ता है, बाकी सब पानी से घिरे हुए हैं और हिमालय पर्वत के कारण सेफ है। तो भारत में अरबों का आक्रमण कहां से हुआ था? पश्चिमोत्तर दिशा से हुआ था। सबसे पहले कहां अटैक किया था? सिंध पर। सिंध वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। उस समय कहां था? भारत में था। कहानी समझ आई? उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। दाहिर हार जाता है, तब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ की जनता पर कौन सा टैक्स लगाया था? जजिया कर। जजिया कर भारत में सबसे पहले कब आया? 712 में। कौन लेके आया? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में बड़े स्तर पर लागू किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। और भारत में बंद किसने करवाया? अकबर ने। लेकिन फरमानी तौर पर बंद नहीं कर पाया। इसका फायदा किसने उठाया? औरंगजेब ने। फिर से लागू कर दिया पूर्ण रूप से जजिया टैक्स को। खत्म किसने किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। इसने फरमान लगा दिया कि आज के बाद मैं रहूं ना रहूं, मुगल रहे ना रहे, परंतु जजिया कर नहीं रहेगा। अगर जजिया कर से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर आ तो जाता है, 712 में रहा कब तक कोई बता सकता है? ये 2 वर्ष रहा था। 712 में आया, 14 तक रहा,
क्वेश्चन पूछा गया था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में कितने वर्ष रूल किया, कितने वर्ष, 2 वर्ष। जब ये आया था मोहम्मद बिन कासिम तो इसकी उम्र थी 17 वर्ष। 17 वर्ष की एज में ये आ जाता है कहाँ, भारत के अंदर। लेकिन जब ये मरा तो इसकी एज कितनी थी, एक बार पूछा गया था, 19 वर्ष थी। कितनी, 19 वर्ष। जब इसकी मृत्यु होती है तो एज कितनी थी, 19 वर्ष की एज के अंदर ये मारा जाता है। कैसे मारा गया, कोई बता सकता है मुझे? मैं बताता हूँ, सुनो कहानी क्या होती है। जब ये सिंध से जो मंसूर हजाज यहाँ का खलीफा था, इसके लड़कों के लिए यहाँ से 2 लड़कियों को उठा लिया, जिसका नाम था करबला देवी और निर्मला देवी। उन दोनों लड़कियों को उठाया, पसंद आई, खूबसूरत थी, कहा क्यों ना हमारे राजा के लड़कों के साथ विवाह करवा दिया जाए। तब यहाँ से 2 लड़कियों को उठाया और ले गया कहाँ, अरब के अंदर। उन लड़कियों ने मंसूर हजाज को कहा इन्होंने हमारे साथ रास्ते में बदसलूकी की है, हमारी आबरू को लूटा है। इस बात से नाराज होता है मंसूर हजाज। मंसूर हजाज अब मोहम्मद बिन कासिम की गर्दन काट देता है। तो जब ये भारत में आया था इसकी उम्र थी 17, मारा तब इसकी उम्र थी 19 वर्ष। मारा किसने, मंसूर हजाज ने। इसके बाद कहानी क्या होती है, उन लड़कियों ने कहा कि राजा जी हमने तो आपके साथ मजाक किया था। फिर उन दोनों लड़कियों को भी मार दिया जाता है। ऐसे कहानी फिनिश होती है किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की। इसने 2 साल भारत में राज किया। एक सिक्का भी चलाया था सोने का, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा सिक्का चलाया था बताओ? दिरहम नामक सिक्का। दिरहम नामक सिक्का भारत में सबसे पहले किसने चलाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सिक्का जारी करने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। कौन से नामक, दिरहम नामक सिक्का, जो आज भी वर्तमान में यूएई की करेंसी है। ठीक है, दिरहम किस धातु का बना था, एक बार धातु पूछ रखी थी, कौन सा, सोना। सोने से बना हुआ था दिरहम नामक सिक्का। जो पहला मुसलमान कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत में सिक्के प्रचलित किए थे, मोहम्मद बिन कासिम था। ये कहानी हमें पता कहां से चलती है, बात आती है एक पुस्तक की जिसका नाम था फतेहनामा। क्या नाम था, फतेहनामा, या इसका दूसरा नाम आपको लिखा मिलेगा चचनामा। एक ही बात है, ठीक है, चचनामा या फतेहनामा। किसने लिखी थी, अली अहमद इस्माइल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा, अली अहमद इस्माइल ने ये पुस्तक लिखी थी। कब प्रकाशित हुई थी, 1216 के अंदर ये पुस्तक प्रकाशित होती है। इस समय भारत में क्या चल रहा था, 1206 में दिल्ली सल्तनत शुरू होती है और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक यहाँ पे गद्दी पे बैठा होता है इल्तुतमिश, जो गद्दी पे बैठा था 1211 में और 36 तक रहता है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगा कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश है, पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के समय ये चचनामा या फतेहनामा पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1216 के अंदर, जो लिखी थी अली अहमद इस्माइल ने। यहाँ तक कहानी समझ आई, किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से हुए थे भारत पर सबसे पहले मुसलमानों के आक्रमण, जो मैंने मैप के हिसाब से आपको समझाया है, कहानी के तौर पे समझाया है। क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंडिया जीके के क्वेश्चन किसी को करने हैं, हिस्ट्री विद सोनू सर के नाम से मेरा टेलीग्राम है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं वहां पे, और हर रोज 20 से 30 क्वेश्चन डालता हूं, ताकि आपको वो क्विज के रूप में मिलेंगे, ताकि आप जब उन पे आप क्लिक करोगे आपको बाई हैंड पता चलेगा कि आपने सही किया है या गलत। किस नाम से, हिस्ट्री विद सोनू सर के नाम से मेरा टेलीग्राम है। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़िएगा। हर रोज इंडिया जीके की क्विज करते चलिएगा। जो मैंने पढ़ाया है उसकी क्विज भी मैं डाल दूंगा, ऑलरेडी भी डाल रखी है और नई भी डाल दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन बनेंगे इसी तरीके से, जो मैंने आपको समझा दिया है इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ये 712 की बात है, तो मुझे लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो, हम किस शताब्दी की बात कर रहे हैं, बताओ। 712 का समय है, कौन सी शताब्दी है इस समय? ऑप्शन में पूछा गया था कि सबसे पहले मुसलमानों का आक्रमण किस शताब्दी में हुआ, बताओ। 8वीं शताब्दी। 8वीं कैसे हुआ, मैं बताता हूँ। शताब्दी क्या होती है, 100 वर्षों का शताब्दी बोलते हैं, जिसमें 100 वर्ष हो। अगर 601 है तो ये कौन सी शताब्दी है, 7वीं।
अगर यहाँ पे 701 हो जाता है तो कौन सी हो जाती है? 8वीं। ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं अगर 699 है तो भी कौन सी रहेगी? 7वीं। अगर यहाँ पे 801 हो जाता है फिर कौन सी आ जाएगी? 9वीं। तो शताब्दी होती है 100 वर्षों का टाइम पीरियड। तो हम बात कर रहे हैं 712 की, तो 712 की हम बात कर रहे हैं तो कौन सी शताब्दी हुई? इस सीरियल के अंदर आएगा, इस सीरीज में आएगा, तो 712 के अंदर कौन सी शताब्दी होगी? 8वीं शताब्दी। तो भारत के अंदर किस शताब्दी में अटैक हुए थे मुसलमानों के? 8वीं शताब्दी के अंदर आक्रमण हुए थे। कहानी यहां तक समझ आई? किसी को कोई डाउट? जो मैंने समझाया है वो समझ आया होगा, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल धीरे धीरे मैंने पढ़ाया है। अब क्या होगा, इसके बाद भारत में तुर्क आक्रमण होंगे, जिसमें महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत शुरू होगी। अब धीरे धीरे हम इसको पढ़ते चले जाएंगे। तो कहानी समझ आई? आज की कहानी को हमें यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ, कहानी समझ आई? कोई डाउट? अब माइक हमारे पास नहीं है, खुल के बोल सकते हैं। पहले बंद कर दिया। ये मानचित्रावली, ठीक है, यहाँ से ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा फिनिश होता है भारतीय इतिहास का। पहली जो स्टोरी थी वो कहानी फिनिश होती है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। वो पहला तुर्की था, ये पहला अरबी था। ठीक है, जो मैंने बता दी एक कहानी बता ये रिकॉर्ड हो रहा था तभी मैं काम नहीं किया। फिर ये राम कहानी की अब यहाँ से क्या समझ गया? अब आप नए तो आपको समझ नहीं आता। अब तो 1 घंटा आपने सुना है, अब कोई नया बंदा इसको देखेगा। अपने हिसाब से 4 पॉइंट्स को लिखा है। अब आपने जो लिखा है वो 1 घंटे में कुछ हो गया, वो सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं हमें। अब घर जाके ही समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा। जो आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कोई नया आएगा तो उसको क्यों समझ आएगा ये क्या है, क्या चल रहा है, ये क्या है, सिस्टम क्या है, किसी को नहीं समझ आएगा। यहाँ पे जो बैठा था, जो ले रहा है उसको भी नहीं पता कि ये कहानी क्या चल रही है। तो इस तरीके से भारत में सबसे पहले आक्रमण होते थे इसके अरबियों पे, ठीक है। Yeah, I know. Very interesting. Bad.